सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं 2024 DSSB PGT इकोनॉमिक के क्वेश्चन पेपर के पार्ट 12 के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसके 11 पार्ट्स अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 12 से, जिसका पहला क्वेश्चन ये है कि मिनरल्स जो हैं वो किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इससे प्रीवियस जो मैंने आपको क्लास पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराया था, जिसमें हमने बात की थी कि मिनरल्स किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो जो भी एक स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन बनी हुई है उसके बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिजर्व्स एंड स्टॉक। तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं और जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। एंड आपको पता है मिनरल्स हम आज से नहीं बहुत सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड है और यूज्ड है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिनरल्स। तो आइए बाकी भी देख लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है? जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, बट इन फ्यूचर हम उन्हें क्या कर सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व्स, द पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज प्रॉफिटेबली। ठीक है, कि एक्चुअल रिसोर्सेज है यानी कि वो डिस्कवर्ड है लेकिन उनको हम यूज़ कर सकते हैं, अभी हमने उनको रिजर्व में रखा हुआ है, यानी हमने उनको साइड रखा हुआ है, इन फ्यूचर हम उनको बहुत प्रॉफिटेबली यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक में भी यही है, बट इसमें क्या होता है, हम स्टॉक वाली चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, यानी कि हमें उनके बारे में पता है लेकिन हम उनको यूज़ नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूज़ कर पाते? क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उन चीज़ों को क्या कर सके? एक्सट्रैक्ट कर सके। तो आपको ये चारों क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। दो क्वेश्चन इस पर ऑलरेडी आ चुके हैं और इस वाले का राइट आंसर इसलिए हो जाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एरो अ सोशल स्टेट इज द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरो ने सोशल स्टेट कहा किसको है। तो एरो ने कहा है सोशल स्टेट, अपनी सोशल चॉइस थ्योरी में एरो ने सोशल स्टेट बोला है उस सिचुएशन को जहाँ पर हम स्टडी करते हैं कि चीज़ें क्या प्रोड्यूस हो रही हैं, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, कितने रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं और क्या ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी में हो रही है, उसी को उन्होंने कहा है सोशल स्टेट। यानी कि सोसाइटी कैसे वर्क कर रही है, कैसे रिसोर्सेज एलोकेट हो रहे हैं, इसी को देखने के लिए उन्होंने क्या कहा? उसको उन्होंने सोशल स्टेट कहा। लेकिन उन्होंने कुछ भी मतलब उन्होंने सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप के बारे में बात नहीं करी, यहाँ पे उन्होंने ओवरऑल जो है पब्लिक रिसोर्सेज के बारे में, पब्लिक कैसे, यानी पब्लिक यानी हम किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। कलेक्टिव डिसीजंस को भी हम पढ़ते हैं। तो आइए अब उन्होंने हमसे पूछा है ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हम नहीं करते हैं सोशल स्टेट में। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ कमोडिटी इन द हैंड्स ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो हमने क्या बोला? हर इंडिविजुअल की बात नहीं करते हम, और ओवरऑल पब्लिक गुड्स की, रिसोर्सेज की और कलेक्टिव डिसीजंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर कि ये नहीं पढ़ते हैं। बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी अप्लाइड बाय ईच इंडिविजुअल। तो हमने क्या कहा कि कितना पैसा कोई एलोकेट कर रहा है, तो ये रिसोर्स एलोकेशन का पार्ट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ ईच प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन ईच टाइप ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, कि कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में, तो ये भी इसका पार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टिव एक्टिविटी। तो कलेक्टिव एक्टिविटी जहाँ पे ग्रुप डिसीजंस है वो सारे इसका पार्ट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? एक फंक्शन दे रखा है। ठीक है, अब इस फंक्शन की वैल्यूज दे रखी है x³ - 1/x³। तो आपसे पूछा है fx प्लस f1/x की क्या वैल्यू होगी। तो देखो fx तो हमें ये फंक्शन दे ही रखा है। अब f1/x निकालना है, तो आपको क्या करना है? जहाँ जहाँ x लिखा है उसकी जगह पर आपको 1/x पुट कर देना। तो 1/x का क्यूब माइनस जहाँ पर x है वहाँ पे क्या लिखना है? 1/x का क्यूब, राइट। और x के ऊपर क्यूब है तो इसका क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/x का क्यूब, तो इसका क्या बन जाएगा? 1/x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब, और वो क्या हो जाएगा? ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो ये ऐसे हो जाएगा 1/x का क्यूब, और ये ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब माइनस x क्यूब। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका? f ऑफ 1/x का। ठीक है, f ऑफ x हमें दे ही रखा है, तो अब हमसे पूछा है कि इन दोनों को ऐड करके क्या वैल्यू आएगी। तो देखो x³ माइनस 1/x क्यूब और इसकी वैल्यू आई 1/x³ माइनस x³, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई होप ये मैथमेटिकल वाला आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस जो भी लिखा होता है उसको एज इट इज़ उस फंक्शन में पुट कर देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन प्रेफरेंस इन द रूल्स स्पेसिफाइड फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी गवर्नमेंट को कोई सामान खरीदना होता है तो इसमें पूछा गया है कि प्रेफरेंस किसको दी जाती है। तो इसमें से देखो, कुछ मैंने आपको हमेशा समझाया है, कुछ क्वेश्चंस क्या है कॉमन सेंशियल है, तो इसमें आप देखो कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते हो। लीगेसी कंपनीज, उनको क्यों प्रेफरेंस देंगे, नहीं। एफडीआई इन्वेस्टेड एंटरप्राइजेज, जिसमें ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन कंपनीज को क्यों फोकस करेंगे। नेक्स्ट है ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनी समझते हो, जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, तो इनको भी हम प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने यानी कि गवर्नमेंट को कोई सामान खरीदना है तो वो कैसी इंडस्ट्रीज़ को फोकस करेंगे, जिनको वो बढ़ाना चाहते हैं। और बढ़ावा किसको देना चाहते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये ऐसा लिखा गया है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ऑर्डर 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लिखा था कि जब भी कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या पीएसयू कोई सामान खरीदेगा तो उसका कम से कम 25% जो है अपने टोटल परचेज का वो कहाँ से खरीदेंगे, फ्रॉम एमएसएमई खरीदेंगे, यानी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से वो लेंगे। और आउट ऑफ 25% 4% उन्होंने माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए रखा है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब एंटरप्रेन्योर्स हैं, और 3% रखा है वुमेन के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या बोला है, 25%, यानी कि 1/4 आपको किससे लेना है, एमएससी से लेना है। और एमएससी में भी 25% में भी 4% वो है जो कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब है, और 3% वो हैं जो वुमेन है। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द संगम चीफ टर्म्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे लास्ट पार्ट में भी सेम क्वेश्चन था। इसका आंसर है पल्लवाज, जिसका इकोनॉमिक्स से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो बस पढ़ लीजिए इसको। Next question, in dash situation an economic agent has the incentive to increase its risk because it does not bear the full cost ऑफ द रिस्क। तो कह रहा है ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर जो इंसान है या जो भी इकोनॉमिक एजेंट है उसके पास इंसेंटिव होता है कि वो केयर फ्री होकर जो है काम करता है, रिस्क उठाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कुछ हो भी जाता है तो आई एम नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट रिस्क। ठीक है, तो ऐसा किस में होता है, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, और वो किसका एग्जाम्पल है, हमारा मॉरल हैजार्ड का एग्जाम्पल है ना। कोई इंश्योरेंस ले रखी है एक्टिवा की, तो वो क्या करता है, लॉक नहीं लगाता है ढंग से, ठीक है, जैसे तैसे कहीं पे भी एक्टिवा छोड़ देते हैं। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मोरल हैजार्ड, कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हमने इंश्योरेंस ले लिया है तो उसका क्लेम कौन करेगा, कंपनीज पे करेंगे, इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 117th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है एनर्जी डिमांड को लेकर। तो देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट है कि एनर्जी डिमांड जो है वो एक डिराइव डिमांड है। बिल्कुल सही है। डिराइव डिमांड कैसे है कि हमें ये जो डिमांड है एनर्जी डिमांड, वो कैसे मिलती है, वो एक तरीके से रॉ होती है, राइट। उसको फिर हम अपने नीड्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। आप पढ़ भी सकते हैं कि डिमांड एनर्जी सर्विसेज जो है, पीपल डिमांड एनर्जी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज़ जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिमांड करते हैं। एनर्जी कमोडिटीज़ आर इकोनॉमिक सब्सिट्यूट्स, बिल्कुल सही है। अगर आप जैसे आपने पढ़ा होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एक दूसरे के क्या हैं, सब्सिट्यूट्स है। परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ इकोनॉमिक सब्सिट्यूट्स हैं। जैसे आपको अगर कुकिंग को कोल या कोल नहीं यूज़ करना, तो आप उसके रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ कर सकते हो, रिन्यूएबल ऑल्टरनेट्स को यूज़ कर सकते हो। एनर्जी कम फ्रॉम द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली लॉस इन द अपर एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए आपको ये दो लॉज पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, जो है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही आप उसे ख़त्म कर सकते हैं, और आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि सम एनर्जी इज़ डिग्रेडेड इनटू लेस यूजफुल फॉर्म्स। ठीक है, कि हम कुछ एनर्जीज को उसकी, जैसे हीट है, उसको हम उसके लेस डिग्रेडेड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो जाकर अपर एटमॉस्फेयर में गुम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है सेकेंड लॉ में, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लास्ट और पढ़ लेते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज आर डिप्लेबल और रिन्यूएबल, कि जो ख़त्म हो जाती हैं और जो रिन्यू कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है क्लासिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इफ, कह रहा है कि ए और बी हमारे दो सेट्स हैं, ठीक है, दो सेट्स हैं, और कह रहा है कि उन दो सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन समझते हैं जब मान लीजिए वेन डायग्राम के थ्रू ये ए है ये बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन में, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कह रहा है कि अगर हम इंटरसेक्शन देखें यानी कॉमन पार्ट देखें तो ए ही आए, ये कब पॉसिबल है? अब आप खुद सोचो, ये आपके पास बी है और ये आपके पास ए है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? ये ए वाला पोर्शन हुआ ना, ये ए है आपका, तो वही कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी करने पे कॉमन पार्ट ए आए, ये कभी पॉसिबल है अगर ए जो है वो बी के अंदर हो। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ए इज़ कंटेन्ड, दिस सिंबल इज कॉल्ड कंटेन्ड, ए इज़ कंटेन्ड इन द बी। ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दैट इज थर्ड। नेक्स्ट है द प्राइमरी डेफिसिट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट। आपको पता है प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? हम जो करते हैं दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो हम क्या कहते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है कि फिस्कल डेफिसिट, और वो किसके बराबर है? दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो कह रहा है द प्राइमरी डेफिसिट इज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट अदर देन इंटरेस्ट। क्यों अदर देन इंटरेस्ट? क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, ठीक है। और देखो इन्होंने ऑप्शंस क्या बना रखे, दैट आर स्पेसिफिक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स। नाम से सामने से ही पता चल रहा है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स देन ए इंटू बी। तो बच्चे ये लॉ है जो कि कहता है कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो है ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम करते हैं ना इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो वही चीज़ करनी है, ए इंटू बी यूनियन ए इंटू सी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी टाइप ऑफ डेफिसिट है इसको आप पढ़ लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की एग्जाम की, इकोनॉमिक्स PGT की, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टाइप्स ऑफ डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, जो भी टाइप्स ऑफ डेफिसिट हैं ये सारे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।